नमस्कार दोस्तों, एएसके स्टोरी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अंकित महर्षि द्वारा लिखित उपन्यास वो लड़की। प्रोफेसर राममूर्ति पूरे एक्शन प्लान में आ चुके थे। उसके बाद में राकेश की मदद करने लगा और वह कुछ जरूरी तैयारी के लिए अपने कमरे में फिर से चले गए। प्रोफेसर राममूर्ति के सभी गैजेट्स उन सभी गैजेट्स की तुलना में बेहद आधुनिक थे जो मैंने लाइब्रेरी की किताबों में देखे थे। लगभग 90 मिनट के बाद में प्रोफेसर राममूर्ति, राकेश और हरी मेरे साथ मेरे रूम पर पहुंच चुके थे। प्रोफेसर राममूर्ति अपने थैले में नींबू की एक बड़ी सी माला लेकर आए थे। सबसे पहले हम सभी ने मिलकर उस माला को पूरे कमरे में चारों तरफ लगाया। फिर सभी उपकरणों को सेट किया गया। उसके बाद प्रोफेसर राममूर्ति थोड़ा गंभीर होकर बोले, अंकित, इस डिजिटल ऑडियो बॉक्स का खास ध्यान रखना। मैंने इसे पापा की मदद से बनाया है। इसका पेटेंट आने ही वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम कल हमें सही सलामत मिल जाओगे। फिर जब प्रोफेसर राममूर्ति जाने लगे तो राकेश ने मेरे साथ रुकने की अनुमति मांगी। पहले तो प्रोफेसर नहीं माने, फिर कहा तुम अपने रिस्क पर यहाँ रुक सकते हो। राकेश के साथ होने के कारण मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था, क्योंकि वह इस दुनिया के उन चंद इंसानों में से एक था जिसके सामने मेरे जीवन का सबसे बड़ा डरावना सच बेपर्दा था। प्रोफेसर और हरी मेरे कमरे से रात के 10 बजे रवाना हो गए। फिर रात को 11:30 बजे तक मैं और राकेश बैठे बातें करते रहे। कमरे में किसी प्रकार की कोई डरावनी हरकत नहीं हुई और हम सो गए। रात 2 बजे मेरी और राकेश दोनों की आंख एक साथ खुली। लाइट चली गई थी, पंखा नहीं चल रहा था। जितनी गालियां आती थी वह सारी मैंने बिजली बोर्ड वालों को दे डाली। हम दोनों थोड़े से डरे हुए भी थे। मैंने मोबाइल की रोशनी में पानी की बोतल को ढूंढा, एक घूंट ली और गर्मी से बचने के लिए जैसे ही बाहर की तरफ निकले को ही था, ईएमएफ मीटर में लाल रोशनी चमकने लगी, जो किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का संकेत थी। कमरे का तापमान भी कम होने लगा। फिर वापस सब कुछ सामान्य हो गया। राकेश पानी पीते हुए बोला, चल यार, कुछ तो रिकॉर्ड हुआ। मैं चाहता हूँ इससे ज्यादा कुछ रिकॉर्ड ना हो, मैं डरते हुए बोला। तभी कमरे में हल्के से धक 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 की आवाज हुई और मैं अल्ट्रा सेंसिटिव कंपास की सुई दीवार की तरफ मुंह करके चमकने लगी। हमने उस तरफ मोबाइल की फ्लैशलाइट की रोशनी की देखा तो एक नींबू बार बार दीवार से टकरा रहा है। बाकी सारे नींबू दीवार पर एकदम से स्थिर हैं। फिर वह नींबू धागे से बंधा हुआ दीवार से लगभग आधा फीट आगे आया और बड़े ही जोर से कंपन करने लगा। कंपन करते करते उसका रंग हरे से पीला और फिर लाल हो गया और फटाक की आवाज से फट गया। उस नींबू से निकले गहरे लाल और बहुत ही बदबूदार रस के छींटे हम पर पड़े। कमरा बदबू से भर गया और ईएमएफ मीटर लाल बत्ती के साथ बीप बीप चीखने लगा। पैरानॉर्मल सेंसिटिव कैमरों के फ्लैश में हमने एक काले साए को यहाँ से वहां मंडराते हुए देखा। कैमरे की फ्लैश की आवाज भी हमें बेहद डरा रही थी। राकेश बेहद कपकपाती आवाज में पूछने लगा, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? और मुझे वही भयानक हंसी सुनाई दी, पर शायद राकेश को सुनाई नहीं दे रही थी। ऑडियो बोर्ड में रोशनी चमक रही थी। राकेश जब उसे उठाकर सामने लाया तो उसमें लाफ शब्द बार बार चमक रहा था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम भी भुगतोगे। हाँ, वही भयानक आवाज मुझे फिर से सुनाई दी और यही ऑडियो बोर्ड में लिखा हुआ चमक रहा था। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, फिर कभी नहीं आऊंगा, राकेश रोते हुए बोला। कैमरे में होने वाले लगातार फ्लैशों से हमारी आंखें चुंधिया चुकी थी। तभी मैंने देखा राकेश पलंग से सरकता हुआ हवा में सीधा दीवार से जाकर टकराया, जैसे किसी ने उसके पांव को पकड़कर बहुत जोर से फेंका हो। उसकी नाक से खून बह निकला था। फिर भी वह जैसे तैसे खुद को संभालते हुए फिर से मेरे पास पलंग पर चिल्लाते हुए आया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगा, गलती हो गई, माफ कर दो। ऐसे चिल्लाकर वह रो रहा था। मेरा डर के मारे दम उखड़ने लगा था। मैं तो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था। तभी झरझर की आवाज करते हुए बल्ब जला और चरमराती आवाज के साथ पंखा भी चल पड़ा था। बिजली आ गई थी। राकेश मेरी बाह पकड़कर रो रहा था। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता,
बचा लो मुझे। तभी अचानक से पंखा घूमते हुए उसके कंधे पे जा गिरा और राकेश वहीं बेहोश हो गया। मैं रोने चीखने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। मेरे और राकेश दोनों की फ़ोन की बैटरी फुल होने के बाद भी बंद हो चुके थे। दरवाजों पर सर पीट पीट के मैं थक गया था, वो खुल नहीं रहे थे। अचानक बिजली फिर गुल हो गई। मैं स्वयं के बिस्तर के एक कोने में चिपक गया था और फिर कमरे में घोड़े दौड़ाने की आवाज़ आई। फिर से कैमरों के फ्लैश चमचमाने लगे। मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कमरे में चारों तरफ लगी हुई माला में गुथे हुए नींबू दीवार पर जोर जोर से लयबद्ध तरीके से टकराकर ऐसी आवाज उत्पन्न कर रहे हैं। बल्ब फिर से जल गया। शायद बिजली आ गई थी। कमरे में टंगी गई नींबू की माला का एक हिस्सा इस तरह से टूटकर गिरा कि उसका एक सिरा खिड़की पर, वह दूसरा सिरा बिस्तर पर ठीक मेरे पैरों के पास था। मुझे इतनी भयानक थकान महसूस हो रही थी कि मैं हिलने के काबिल भी नहीं था। फिर मैंने जो मंजर देखा वह किसी के भी दिल को दहलाने के लिए काफी था। खिड़की के छोर से नींबू एक एक करके फटते जा रहे थे और उनमें से लाल रंग का गंदा रस निकल रहा था। नींबू एक एक करके फट 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 की आवाज करते हुए फटते जा रहे थे। अब मेरे बिस्तर पर सिर्फ 4 नींबू बचे थे और जैसे कुछ पलों के लिए नींबू का फटना थम सा गया। फिर अचानक से चारों नींबू एक साथ फटे और मैं उसी काली परछाई के द्वारा जकड़ लिया गया। क्या सोचता था तू? क्या तू बच जाएगा? नहीं, तू भी भुगतेगा, बहुत भुगतेगा, मुझसे भी कहीं ज्यादा भुगतेगा। यह बोलते हुए वो काली परछाई मुझे दीवार पर पीठ के बल रगड़ रगड़ कर यहाँ से वहां भिड़ाने लगी। मेरी टी शर्ट फट चुकी थी और पीठ से खून निकलने लग गया था। इसी दौरान मैंने पहली बार काली परछाई को रोशनी में देखा था। उसका पूरा शरीर जला हुआ था। आंखें तो मानो जलते हुए अंगारे हो, पर बड़ी बड़ी मूछें सही सलामत थी। फिर अचानक कमरे की छत से उसने मेरा सर दे मारा। मुझे बहुत तेज दर्द हुआ। जैसे ही मैंने हिम्मत करके आंखें खोली तो मैंने देखा सफेद कपड़ों में मेरे सामने एक लड़की खड़ी है। उनको अंदर भेजो, इसको होश आ गया है। वह लड़की सामने की तरफ देखकर थोड़ा जोर से बोली। मैं इससे पहले कुछ समझता प्रोफेसर राममूर्ति मेरे सामने खड़े थे। फिक्र ना करो अंकित, तुम बिल्कुल ठीक हो। राकेश को थोड़ी चोट आई है, वह 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। तुम्हें शाम तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जो सबूत हमें चाहिए थे वह रिकॉर्ड हो चुके हैं। यह केस पैरानॉर्मल रिसर्च में मील का पत्थर साबित होगा। प्रोफेसर बड़े उत्साह से बोल रहे थे। मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, कपड़ों के बजाय पट्टियों में लिपटा हुआ हूँ और हाथ पर वो लाल धागा भी बंधा हुआ है जो मैं प्रोफेसर राममूर्ति के कमरे पर भूल आया था। क्या आप मेरे रूम से मेरी डायरी मंगवा सकते हैं? मैंने सर उठाने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ, क्यों नहीं, अभी हरी को बोलकर मंगवा देता हूँ। और डायरी आने पर लिखने में व्यस्त हो गया। मैं पिछले 1 घंटे से बर्दाश्त कर रही हूँ, अब बहुत हो चुका। तुम्हें समझ में कम आता है क्या? डायरी में घर जाकर लिख लेना। अभी हॉस्पिटल में हो तो बस आराम करो। नर्स की घुड़की सुनकर मैं सचमुच सहम गया था। इसके बाद वह मेरे पास आई और मुझे छाती के बल लिटाकर बंधी हुई सारी पट्टियां उतारने लगी। इतने में डॉक्टर भी आ गए। वह मेरे चार्ट को देखकर बोले, मिस्टर अंकित महर्षि, मैंने अपने 20 साल के कैरियर में ऐसा केस पहली बार देखा है। आप बहुत तेजी से रिकवर कर रहे हो। जब सुबह 6 बजे आपको एडमिट किया गया था तब लगा था कि आपको कुछ दिन तक भर्ती करना पड़ेगा, पर अब आपके पीठ के घाव बहुत जल्दी से ठीक हो रहे हैं। मुझे लगता है आपको शाम तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसके बाद वह मेरे चार्ट पर रखी पर्ची में कुछ लिखने लगे। अचानक उनकी नज़र मेरे हाथ पर गई और उन्होंने कहा, अगर यह बहुत जरूरी नहीं हो तो क्या हम इस धागे को खोल सकते हैं? आपके हाथ पर सूजन आ रही है। ग्लूकोज उतरने के बाद आप इसे फिर से बांध लेना। मैंने भी विरोध ना दिखाते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वह धागा काटकर हटा दिया गया। शायद दवाइयों का असर मुझ पर शुरू हो गया और मुझे वापस नींद आने लगी। 2 आमने सामने खड़े पेड़ों के बीचों बीच जमीन के समांतर लगभग 8 फुट ऊंचाई पर एक मोटी लकड़ी बांधी गई थी, जिस पर एक लगभग 6 फुट लंबा हट्टा कट्टा आदमी, जिसके बाल और दाढ़ी मूंछों पर मेहंदी जैसा कुछ लेप लगा हुआ था, वो जमीन की तरफ मुंह करके लोहे की जंजीरों से बांधा गया था।
उसे ठीक नीचे लकड़ियां जलाई गई थी, जैसे कोई चिता हो। नहीं, नहीं, ऐसी चीखों से पूरा रेगिस्तान दहल रहा था। पास ही खड़े ठेठ राजस्थानी जैसे दिखने वाले 3 आदमी कुछ जोर जोर से बोल रहे थे, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मारकर बच जाओगे? तुम यहाँ से बचकर निकल जाओगे? तुम भी भुगतोगे, और उससे भी कहीं ज्यादा भुगतोगे जितना मैंने भुगता है। तुम सबके सब भुगतोगे। हाँ हाँ, तुम भी भुगतोगे। वह तीनों आदमी से चीखता छोड़कर ऊँटों पर बैठकर रवाना हो गए। आग बढ़ती गई और उसकी चीखें भी। थोड़ी देर बाद आग उस लकड़ी तक पहुंच गई जिस पर वह आदमी बांधा हुआ था। उस आदमी के साथ साथ वह लकड़ी भी जल रही थी। फिर अपने ही बोझ से वह लकड़ी टूटकर नीचे चिता पर गिर पड़ी। अब तपती दोपहर से रात हो चुकी थी, लेकिन उस चिता पर अंगारे अभी भी चल रहे थे। तभी अचानक से अंगारों के बीच से एक हाथ निकला। कुछ ही पल में एक बेहद ही शैतानी आकृति अंगारों से बाहर निकली और तुरंत आकर मेरे मुंह के पास जोर से बोली, तुम भी भुगतोगे। और मैं जोर से चिल्ला पड़ा, भाई क्या हो गया तुझे? साले आते ही क्यों डरा रहा है? रुक, मैं बुलाता हूँ नर्स को। मैंने देखा सामने विकास बैठा है। वह बड़ी चिंता में है। मैंने उससे पूछा, भाई तू यहाँ कैसे आ गया? तुझे कैसे मालूम मैं हॉस्पिटल में हूँ? वो मेरे बेड की तरफ झुककर बोला, यार मैंने तुझे 2-3 बार फोन किया और फोन किसी हरी ने उठाया। उसी ने बताया कि तू हॉस्पिटल में एडमिट है और मैं बस मिलने चला आया। लेकिन साले तू बड़ा कमीना है। तेरा भाई तुझसे मिलने आया है और तू उसे ही डरा रहा है। सॉरी भाई, बस मैं तो यूं ही मजे ले रहा था, मैंने बात टालते हुए कहा। अच्छा यह बता, तुझे लगी किस बात की? किस चीज की चोट आ गई यार? लेकिन विकास सवाल पे सवाल दाग रहा था। बस बाथरूम से गिर गया था साले, मैंने बहाना बनाया। उसने तो कहा था तू गाड़ी से गिरा था, वो मुझे घूरते हुए बोला। भाई बाथरूम में गिरा था, उसके बाद वह मुझे एक गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर गए। बीच रास्ते में मैं गाड़ी से भी गिर गया। बात बनाने में मेरा मुकाबला नहीं है। यार तेरा दिमाग खराब है, पता नहीं इतनी उल्टी सीधी हरकतें क्यों करता है। तू बता कब तक है यहाँ? कुछ लाऊं खाने पीने के लिए? शायद विकास कुछ ज्यादा ही चिंतित था। मैंने हल्के में लेते हुए कहा, रहने दे यार, शाम तक डिस्चार्ज हो जाऊंगा। पर इससे पहले एक काम कर, मेरी 2-3 मस्त वाली पिक ले और उसे मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल को व्हाट्सएप कर दे और बता दे उसको मैं कॉलेज 3-4 दिन नहीं आने वाला। मेरी बात से उसे सदमा लगा शायद, तो वो बोला, साले कितना बड़ा कमीना है तू, शाम को डिस्चार्ज हो रहा है और 2-3-4 दिन फ्री में छुट्टी ले रहा है। मैंने लापरवाही में जमाई लेते कहा, अरे भाई रेस्ट करके ही तो पूरा ठीक होऊंगा, तू पूरी बात तो समझता ही नहीं। आगे की कहानी अगले भाग में।